Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा आज हम लोग हमारा इंडियन इको का चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 कंप्लीट करेंगे। देखो क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर। हम लोगों ने सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, देन कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, देन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब लास्ट आता है हमारे पास में थर्ड सेक्टर, डेट इज ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। देन ये जो 40 साल तक का पीरियड था, इस पीरियड के अंदर हम लोगों ने जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपनाई कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी चेंजेस आए, ट्रेड में भी चेंजेस आए, जो भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजी अपनाई उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। उसका हमारी इकोनॉमी पर क्या गुड इफेक्ट्स रहे, क्या बैड इफेक्ट्स रहे, और एक फाइनल कंक्लूजन देकर हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अच्छा देखो, इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी आती है, इस चैप्टर में क्या, अगर आपको इस पूरी किताब में कहीं पर भी कोई भी क्वेरी आती है कि हमें इको किस तरह से प्रिपेयर करनी है, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, तो आपके पास में डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक गिवन है, वहां पर चैट्स वाला ऑप्शन है, वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वहां पर नहीं पूछना चाहते, इंस्टा पर पूछना चाहते हो, तो मैं इंस्टा आईडी भी बता देती हूँ, जांगेड_नेहा12। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप इंस्टा पे भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। तो देखो लास्ट सेक्टर हमारे पास में कौन सा है, ट्रेड। अब यहाँ पर ट्रेड का मतलब है फॉरेन ट्रेड, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो ट्रेड के अंदर हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उस स्ट्रैटेजी का नाम था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि अब तक हम लोग जिन चीजों का इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों से, क्यों ना उसी का क्लोज सब्सटीट्यूट हम हमारे देश में बनाने लग जाए, तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रेड के अंदर हम लोगों ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्ट्रैटेजी अपनाई कि अब तक हम लोग जिन चीजों का इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों से, उसी का क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बनाने लग गए, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने लग गए, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। और इसी का दूसरा नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। वही लिखा है, ये जो 40 साल का पीरियड था 1950 से 1990 तक का, इस पीरियड के अंदर इंडिया ने कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, जिसका दूसरा नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। कि अब से हम सिर्फ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, जिन चीजों का पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा क्लोज सब्सटीट्यूट, एग्जैक्टली वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बनाने लग जाएंगे, तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब बेसिकली ऐसा करा क्यों, वो बहुत ध्यान से समझना। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम हमारा प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज को सेल करते हैं, तो हमारे पास में पेमेंट आती है, और पेमेंट किस में आती है, यूएस डॉलर्स के अंदर, यूएस डॉलर आता है। नॉर्मली होता क्या है, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, ये सारा का सारा काम एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी के अंदर होता है। यूएस डॉलर क्या है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है। तो एक्सपोर्ट करेंगे, पेमेंट किस में आएगी, यूएस डॉलर के अंदर आएगी। बल्ले बल्ले वाली बात है। सेम इसी तरह से जब हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से उनका सामान खरीदते हैं, तो हमें भी पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट हम किस में करते हैं, यूएस डॉलर में, यूएस डॉलर जाता है। तो एक तो हम लोगों ने सोचा अगर हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इस तरह से हम हमारे यूएस डॉलर को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हम लोगों ने इस यूएस डॉलर को इकोनोमाइज करने के बारे में सोचा, बचाने के बारे में सोचा। दूसरा, हम लोग हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे, बचाना चाहते थे। हमें लगा कि यार अगर हम इंपोर्ट करते जाएंगे, अगर बाहर का प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कौन पूछेगा। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि यार जो बाहर का प्रोडक्ट है वो हाईफाई मशीनों वगैरह से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उस फॉरेन कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्ट उस इंटरनेशनल प्रोडक्ट के सामने कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा फ्रॉम दैट फॉरेन कंपटीशन। और कैसे प्रोटेक्ट करा, इसके लिए हम लोगों ने दो चीजें करी। पहला है इंपोर्ट पर हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। और दूसरा था इंपोर्ट ड्यूटीज। तो देखो क्या लिखा है, किस तरह से हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा। इसके लिए हम लोगों ने दो चीजें अपनाई। पहला है टैरिफ्स। देखो टैरिफ्स का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। टैक्स का ही दूसरा नाम होता है ड्यूटी। और इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को क्या बोला जाता है, टैरिफ बोला जाता है। तो हमने इस टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अब अगर इंपोर्ट पर हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है इंपोर्टेड गुड्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो हम लोग इंपोर्ट क्यों करेंगे। इस तरह से इंपोर्ट्स पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया, उन पर टैरिफ इंक्रीज करके इस तरह से हमारी सरकार
सरकार ने हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करा फ्रॉम दैट फॉरेन कंपटीशन। हमें मन में भय था, डर था कि अगर वो प्रोडक्ट हमारे देश में आ गया तो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज उस प्रोडक्ट के साथ में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया पहला। दूसरा है कोटास। कोटास का मतलब होता है लिमिट। हम लोगों ने लिमिट लगा दी। हम लोगों ने क्या, हमारी सरकार ने लिमिट लगा दी कि किसी भी पर्टिकुलर देश से किसी भी पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज का हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इतने ही लैपटॉप्स मंगा सकते हैं, इतने ही कंप्यूटर मंगा सकते हैं, इतने ही फुटवियर्स मंगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। तो सरकार ने क्या फिक्स कर दिए, कोटास, मतलब लिमिट फिक्स कर दी कि किसी भी पर्टिकुलर देश से हम अलग अलग गुड्स और सर्विसेज का इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। और ये लिमिट कैसे सेट करी, ये लिमिट सेट करी कंट्री की जरूरतों को दिमाग में रख के कि जिस चीज की जरूरत है सिर्फ उस चीज का इंपोर्ट करो, जरूरत नहीं है उस चीज का इंपोर्ट मत करो। समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया, 1950 से 1990 के पीरियड में हम लोगों ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। दूसरा नाम क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, कि जिन चीजों का पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा क्लोज सब्स्टिट्यूट हम हमारे देश में बनाने लग गए ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचे, और साथ साथ में हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। कैसे, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस यानी कि इंपोर्ट्स पर हम लोगों ने कोटास लगा दिए, और इंपोर्ट ड्यूटीज यानी कि टैरिफ हम लोगों ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया ताकि हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाए। करेक्ट हो गया, वही लिखा हुआ है। इट implies domestic production of those goods which the country has been importing from rest of the world. This is the strategy to save foreign exchange. हम लोगों ने import substitution की strategy अपनाई ताकि हम हमारे foreign exchange यानी कि हमारे US डॉलर को सेव कर सके। हम लोगों ने उसे इकोनोमाइज, बचाने के बारे में सोचा। हम लोगों ने सोचा इस US डॉलर को उन गुड्स पर खर्च करने से अच्छा है इस US डॉलर की हेल्प से हम डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स करें, हम उन चीजों का इंपोर्ट करें, ऐसे प्लांट्स और मशीनरीज का इंपोर्ट करें दूसरे देशों से जो हम हमारे देश में नहीं बना सकते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आया कि हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, फॉरेन जो एक्सचेंज है US डॉलर है उसे बचाएंगे, और इस फॉरेन एक्सचेंज को यूज करेंगे हम डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स, ऐसे प्लांट और मशीनरी का इंपोर्ट करने के लिए जो चीजें हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और जो गुड्स हमारा देश नहीं बना सकता, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स। हमारी सरकार ने इस फॉरेन एक्सचेंज यानी कि US डॉलर को इकोनोमाइज करने के बारे में सोचा, यानी कि इसे सेव करने के, बचाने के बारे में सोचा। किसकी हेल्प से, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। हमारी सरकार ने सोचा ही नहीं कि अगर हम हमारे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर देंगे, अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या आता है, US डॉलर आता है। हम लोगों ने कभी भी US डॉलर को अर्न करने के बारे में, जनरेट करने के बारे में नहीं सोचा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बचाने के बारे में सोचा। और इसी तरह की पॉलिसीज की हेल्प से हमारी सरकार ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। समझ में आ गया। तो इतना सा था हमें जो ट्रेड में पढ़ना था। अब फाइनल देखो हम बात करते हैं कि ये जो 1950 से 1990 तक की हमारी स्ट्रैटेजी थी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो थी, इसके क्या क्या फीचर्स थे, देन हम गुड इफेक्ट्स की बात करेंगे, बैड इफेक्ट्स की बात करेंगे। पहली बात तो याद करो हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम सिर्फ ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। हम लोगों ने सेंट्रल रोल, आप सेंट्रल बोल सकते हो, आप प्राइमरी बोल सकते हो, आप मेन बोल सकते हो, आप लीडिंग बोल सकते हो। ये रोल किसे दिया, पब्लिक सेक्टर को। मेन रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा था, यानी कि सेकेंडरी था, और वो भी किसके अंदर था, परमिट लाइसेंस राज सिस्टम, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री खोलनी है तो प्राइवेट सेक्टर को क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तो और अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है उसे थोड़ा बहुत एक्सपेंड भी करना है तो भी सरकार से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। दे वर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन द लीगली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। और प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार डिसाइड करती थी कि प्राइवेट सेक्टर कितना प्रोडक्शन कर सकता है, कितने गुड्स और सर्विसेज बना सकता है, तो यहाँ पर भी सरकार के रेस्ट्रिक्शंस थे। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अभी हम लोगों ने देखा ट्रेड के अंदर हम कौन सी पॉलिसी लेकर आए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लेकर आए, कि जिन चीजों का पहले इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा क्लोज सब्स्टिट्यूट हम हमारे देश में बनाने लग गए ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। और इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोगों ने हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के बारे में सोचा, उसे इकोनोमाइज करने के बारे में सोचा। किस तरह से हमारी सरकार ने हमें फॉरेन कंपटीशन से बचाया, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाया। दो चीजें हमारी सरकार लेकर आई, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स,
यानी कि सरकार ने टैरिफ इंक्रीज कर दिया, सरकार इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लग गई, अपने आप हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। दूसरा, सरकार ने इंपोर्ट्स पर कोटास फिक्स कर दिए, यानी कि लिमिट्स फिक्स कर दी कि किसी भी पर्टिकुलर देश से किसी भी पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज का हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया ताकि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो, पावर जनरेशन हो, सारी चीजें हो। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी एनकरेज करा गया, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलती हैं तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या यूज करती हैं, ये यूज करती हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और साथ साथ में जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलती हैं तो देश में क्या आती है, इक्विटी आती है, रीजनल इक्विटी भी आती है, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के सारे सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट होता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिसके पास में कम पैसा है वो भी खोल सकता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है कि इन्हें हम कहीं पर भी खोल सकते हैं, बैकवर्ड एरियाज में भी खोल सकते हैं, तो रीजनल इक्वालिटी भी आती है। समझ में आ गए? अब देखो, अगर गुड इफेक्ट्स की हम लोग बात करें तो याद करो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर पढ़ा था कि उस टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट का मतलब रुकी हुई इकोनॉमी थी कि ग्रोथ का कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा। इस इकोनॉमी को एक बिग पुश मिला, यानी कि अब हमारी इकोनॉमी को एक धक्का लगा, जो हमारी रुकी हुई इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी अब धीरे धीरे ग्रो करने लगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 13% था 1950-51 के अंदर, वो इंक्रीज होके लगभग डबल हो गया, 24.6% पर आ गया 1990 से 1991 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल चेंज भी शो करता है। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है जब एक सेक्टर का जीडीपी में शेयर डिक्रीज होने लगे और दूसरे सेक्टर का जीडीपी में शेयर इंक्रीज होने लगे, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में शेयर डिक्रीज होने लगा और इंडस्ट्रियल और टर्जरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर इंक्रीज होने लगा। There was about 6% annual increase in output during the period 1950 से 1990। देखो, हर साल हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, हर साल हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है। तो ये जो 40 साल का पीरियड था, इस पीरियड के अंदर हमारे आउटपुट के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिला, दैट वाज 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट, कि हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ 6% की रेट से। Industrial sector was no longer confined to jute and cotton textiles, it became well diversified। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, अब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ कहाँ तक सीमित था, सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, जूट टेक्सटाइल मिल्स थी, कुछ थोड़ी बहुत शुगर और सीमेंट इंडस्ट्रीज थी, एक टिस्को एस्टैब्लिश हुआ था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल्स और जूट टेक्सटाइल्स तक ही सीमित नहीं था, ये डाइवर्सिफाई होने लगा, अलग अलग गुड्स की इंडस्ट्रीज खुलने लगी, बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज खुलने लगी, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज खुलने लगी, बहुत सारी सनराइज इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, जन्म हुआ। सनराइज इंडस्ट्रीज के अंदर हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा हुआ, डाइवर्सिफाई हुआ, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडस्ट्रीज खुलने लगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, जिसका एग्जांपल है भिलाई स्टील प्लांट। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो करती है तो हमारे देश में क्या देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, पावर जनरेशन आप ले लो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, हमें पता है जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलती हैं तो देश की ग्रोथ तो होती है और साथ साथ में हमें सोशल जस्टिस भी देखने को मिलता है। सोशल जस्टिस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। तो देश में इक्विटी आएगी, सब लोग ग्रो करेंगे, सारे सेक्शंस को मौका मिलेगा कि वो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके। समझ में आए गुड इफेक्ट्स। ड्यूरिंग द पीरियड 1950 से 1990 इंडियन इकोनॉमी शोड अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी। ये जो पीरियड था इसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में शेयर डिक्रीज होने लगा और टर्चरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में शेयर इंक्रीज होने लगा। वी आर अचीविंग आवर गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। हमें लगने लगा कि यार हमारे 5 ईयर प्लान्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मकसद थे, वो ऑब्जेक्टिव्स अब हम अचीव करने लगे हैं। लेकिन देखो, ये जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी इसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी थे। बैड इफेक्ट्स क्या थे,
With the passage of time, our planners realized excessive dominance of public sector. धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे 1990 के हम करीब आते गए, यानी कि 1980s के अंदर ही आप समझ लो हमें रियलाइज होने लगा कि यार पब्लिक सेक्टर का एक्सेसिव डोमिनेंस हो रहा है, यानी कि पब्लिक सेक्टर हर चीज में अपनी ही चला रहा है, हर काम पब्लिक सेक्टर ही कर रहा है। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट बोल लो, स्टेट बोल लो। मतलब बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था कि कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, शूज वगैरह हो गया, ये काम तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी ये चीजें बना सकता है, लेकिन ब्रेड और शूज बनाने जैसे काम कौन कर रहा था? पब्लिक सेक्टर कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा कम कर दिया। पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होने लग गई। मोनोपोली मतलब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की चल रही है, हर काम सिर्फ कौन कर रहा था? पब्लिक सेक्टर कर रहा था। और धीरे धीरे ये जो सरकारी सेक्टर था ये हमारे देश पे क्या बन गया? एक डेड सोशल वेट बन गया, यानी कि भार हम पर बनता जा रहा था, एक बर्डन बनता जा रहा था। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी होती है, काम ठीक तरीके से नहीं होता, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, आपके तो पेपर ही पूरे नहीं है, करप्शन होता है, ब्राइब चलती है, अंडर द टेबल पैसा चलता है, लीकेजेस हमें देखने को मिलते हैं कि प्रॉमिस करा गया है कि गरीबों तक इतना पहुंचाएंगे, लेकिन एक्चुअली गरीबों तक उतना पहुंच ही नहीं पाता, बीच में गायब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, ये हमारी इकोनॉमी पे क्या बन गया? एक डेड सोशल वेट बन गया। अब देखो, याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री खोलनी है तो प्राइवेट सेक्टर को क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तो और अगर इंडस्ट्री खुली हुई है उसे थोड़ा सा एक्सपैंड करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका फायदा उठाया बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस ने। इन लोगों की इतनी जान पहचान होती थी, ऊपर तक पहुंच होती थी कि बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस को आसानी से लाइसेंस मिल जाता था। और कहीं ना कहीं ये बेचारे स्मॉल लोगों को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मेक श्योर करते थे कि बेचारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लाइसेंस ना मिले। तो कहीं ना कहीं इन बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस ने कंपटीशन को खत्म कर दिया मार्केट से। ये नए कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में इमर्ज ही नहीं होने देते थे। सो होल सिस्टम किसका था? परमिट लाइसेंस राज का सिस्टम था। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को किससे प्रोटेक्ट करा? फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करा। हम लोग उस प्रोडक्ट को हमारे देश में आने ही नहीं दे रहे थे, कोटास लगा दिए थे, टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए थे। अब अगर कोई बच्चा कंपटीशन में जाएगा ही नहीं, वो किसी चीज में पार्ट ही नहीं लेगा, तो उसे मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपनी और स्किल्स डेवलप कर सके, उसकी और क्वालिटी इंप्रूव हो। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कंपटीशन फेस ही नहीं करा, वो इंटरनेशनल कंपटीशन हमने फेस ही नहीं करा। तो कहीं ना कहीं हम वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड वाला प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे। समझ में आया? इंडियन इंडस्ट्री फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। इंडियन इंडस्ट्री फेल हो गई, हम वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वाले प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे। हम लोगों ने कंपटीशन को क्या करा? इग्नोर करा, अवॉइड करा। डाइवर्सिफिकेशन को क्या करा? अवॉइड करा। हम चाहते तो उनके साथ में कॉम्पीट करते, अगर हम कॉम्पीट करते तो हम अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करते, हमारा प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वाला बनता। लेकिन नहीं, हम लोगों ने कॉम्पिटिशन को क्या करा? अवॉइड करा। Saving foreign exchange through import substitution proved to be an inefficient policy instrument. Our foreign exchange reserves started shrinking. देखो, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के बारे में सोचा, इकोनोमाइज करने के बारे में सोचा। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि यार हम हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देके उन्हें प्रमोट करके इस फॉरेन एक्सचेंज को अर्न भी कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 1990 का एंड आते आते हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स रखे हुए थे, देश के आरबीआई के पास में यूएस डॉलर का रिजर्व होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हमारे खत्म होने लग गए। अब हमारे पास में सिर्फ इतना ही यूएस डॉलर बचा था कि हम अगले 15 दिनों का इंपोर्ट कर सके, 15 दिनों के लिए जो असेंशियल चीजें हैं उनका इंपोर्ट कर सके। इससे ज्यादा हमारे पास में यूएस डॉलर बचा हुआ नहीं था। तभी 1990 के एंड में हमें हमारे गोल्ड रिजर्व्स गिरवी रखवाने पड़े वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास में, ताकि हमें उनसे लोन मिल सके। तो देखा कितनी बेकार कंडीशन हो गई हमारी 1990 का एंड आते आते। दिस इज द रीजन हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। 1991 के अंदर क्या आई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसमें 3 चीजें हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं। ये जो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी, हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाए 1950 से 1990 तक की, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, एक रुकी हुई इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी फूड ग्रेन्स के अंदर क्या बन गई? सेल्फ सफिशिएंट बन गई, आत्मनिर्भर बन गई। हम लोगों ने पढ़ा था, हम बफर स्टॉक्स मेंटेन करके रखने लगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रिफॉर्म्स आए थे, एचवाईबी टेक्नोलॉजी आई थी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टेगनेंट और बैकवर्ड हुआ करता था, वो कैसा बन गया? वाइब्रेंट, यानी कि शेक करता हुआ एनर्जेटिक इकोनॉमी हमारी बन गई।
इंडियन इकोनॉमी कैसी बनी, एक ग्रो करती हुई इकोनॉमी बनी। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा डाइवर्सिफाई होने लगा। इंडियन इकोनॉमी ने एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखा, यानी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर पर शिफ्ट करने लगे। स्टिल 1990 के एंड तक भी हमारी 65% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कौन से सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट थी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, वो इतना अच्छा नहीं था, उसमें इतनी ग्रोथ नहीं थी कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारी सरप्लस पॉपुलेशन थी वो इसे क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। मतलब सब कुछ अच्छा हुआ, स्टिल हमारी 65% पॉपुलेशन कौन से सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिपेंडेंट थी। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की नाकाबिलियत शो करता है कि वो हमारी सरप्लस लेबर फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ मासिव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। अर्बन एरियाज के अंदर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट था कि लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी अनएम्प्लॉयड है। हम लोगों ने जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा था फॉरेन कंपटीशन से, तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्ट था वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं हम इनएफिशिएंट रह गए, थोड़ी हम में कमी रह गई, कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई थी। मतलब हमारा प्रोडक्ट अब ऐसा बन ही नहीं पाया कि वो कॉम्पीट कर सके दूसरे देशों के प्रोडक्ट के साथ में। तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि ये जो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी 1950 से 1990 तक की, इसके जो बैड इफेक्ट्स थे उन्होंने गुड इफेक्ट्स को ओवरशैडो कर दिया कि हमें गुड इफेक्ट्स कम दिखने लगे, बैड इफेक्ट्स ज़्यादा दिखने लगे। इसीलिए सब कुछ खत्म हो गया और 1991 के अंदर सब कुछ बदला। 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसके अंदर 3 चीज़ें हुई। पहला हुआ लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और थर्ड ग्लोबलाइजेशन, जो हमें अगले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। इफ़ यू थिंक कि अगर मैम अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही है देन प्लीज शेयर दीज वीडियोज विद ऑल योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।